हेलो हेलो हेलो, क्या हाल चाल। आप सभी को नमस्कार। वेलकम टू द आसान बैच ऑफ फिजिक्स नेविगेटर। कैसे हैं आप लोग, कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। चल रही होगी ना, अच्छी चलनी भी चाहिए। मैं पढ़ा रहा हूं आपको बहुत अच्छा, बहुत ही बेस्ट कंटेंट दे रहा हूं आप लोगों को, क्वालिटी कंटेंट दे रहा हूं आपको। और मैं चाहता हूँ कि आप लोग अच्छे से पढ़ें, आप लोगों को किसी चीज़ की कमी नहीं हो, ठीक है ना। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडीज द प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस एंड वी विल डू मास्टर्स ऑन इट। क्लास 12th में ही मास्टर्स कर लेना है प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस पे। और बहुत सारा मैं क्वेश्चंस कराऊंगा आपको प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस पे। इतना क्वेश्चन कराऊंगा कि कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए, छूटेगा नहीं। और उसकी प्रॉपर्टी मैं इतने अच्छे से समझाने वाला हूँ आपको, बहुत डिटेल थ्योरी में समझाऊंगा आपको कि कहीं से भी आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। तो चलिए देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ। मैं लास्ट पॉइंट से चालू करता हूँ। जो कल लास्ट पॉइंट जो पढ़ाया था, मुझे लगता है कि मैं उसको आधा अधूरा छोड़ दिया था। मैं उस लास्ट पॉइंट को डील करता हूँ। देखिए लास्ट पॉइंट क्या बताया था मैंने आपको कि वन चार्ज्ड and another uncharged body can attract। मतलब एक जो है चार्ज बॉडी है और दूसरा अनचार्ज बॉडी है, वो दोनों आपस में अट्रैक्शन कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं देखिए आप। जैसे मैं बना रहा हूँ, एक मान लीजिए ये चार्ज बॉडी है, ये चार्ज बॉडी है, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है, ये पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है, ठीक है। इसका कोई मास होगा, मान लीजिए m है। ये भी कोई बॉडी है, इसका मास मान लीजिए m डैश है, लेकिन ये अनचार्ज है। ये चार्ज है, मतलब कुछ इसका चार्ज होगा, और ये अनचार्ज है, मतलब ये न्यूट्रल है, कोई चार्ज नहीं है इस पर। लेकिन मास तो कुछ होगा भाई, क्योंकि बिना मास का कोई चार्ज एग्जिस्ट नहीं कर सकता है, ठीक है ना। ये मास है तभी चार्ज है, ठीक है ना। और न्यूट्रल बॉडी में तो मास होता ही है। अब देखो नेक्स्ट देखो ये कि कैसे, मतलब मैंने ये बोला कि वन चार्ज एंड अनदर अनचार्ज बॉडी कैन अट्रैक्ट। मतलब एक जो चार्ज बॉडी है और दूसरा अनचार्ज बॉडी आपस में अट्रैक्शन कर सकते हैं। तो कैसे कर सकते हैं, कोई रीजन इसका, मतलब कोई क्लू कि कैसे कर सकते हैं। तो दो तरीके से कर सकते हैं, एक पहला है द फर्स्ट वन ग्रेविटेशनल फोर्स से। ग्रेविटेशनल फोर्स को देखो, ग्रेविटेशनल फोर्स से कैसे कर सकते हैं आप। ग्रेविटेशनल फोर्स से ऐसे कर सकते हैं कि ग्रेविटेशनल कोई भी मास है, एक ये मास है, एक ये मास है, तो दो मासेस के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। और ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, एफ जी से डिनोट मैं कर रहा हूँ ग्रेविटेशनल फोर्स को। इसका फॉर्मूला होता है जी m1m2/r²। इसके बीच में कुछ डिस्टेंस होगा और इसका मास है, तो इसमें भी ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। और ये और ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है हमेशा अट्रैक्टिव होता है, तो ऐसे लग जाएगा, ठीक है ना। तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स से हो गया, अट्रैक्ट हो सकता है। मतलब यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कि GF इज ऑलवेज अट्रैक्टिव। तो पहला हुआ ग्रेविटेशनल फोर्स से अट्रैक्शन, और दूसरा होता है इंडक्शन से अट्रैक्शन। इंडक्शन से अट्रैक्शन होता है। कैसे होता है इंडक्शन से अट्रैक्शन, देखो आप। इंडक्शन होता क्या है, मैं इसका थोड़ा सा क्लू दे देता हूँ आपको। आने वाले 2-3 क्लास बाद आपको इंडक्शन पढ़ाऊंगा, चार्ज बाय इंडक्शन क्या होता है। लेकिन अभी क्लू दे देता हूँ। मान लो कि ये कोई न्यूट्रल बॉडी है, कैसा बॉडी है, न्यूट्रल। इसके पास हम एक लाते हैं चार्ज रॉड को, ठीक है। ये चार्ज रॉड है, जैसे इसके हम पास लाएंगे, ये क्या होगा, न्यूट्रल बॉडी जो है ना, ये इसमें पोलरिटी डेवलप होने लगा। पोलरिटी मतलब ये हो गया कि अगर ये प्लस है तो ये माइनस को खींच लेगा अपने पास, और ये प्लस इधर सेपरेट हो जाएगा इसका। तो ये प्लस माइनस, अभी भी तो बॉडी न्यूट्रल ही है। ये तो इसके आने से बस क्या हुआ, पोलरिटी डेवलप हो गया, लेकिन अभी भी बॉडी न्यूट्रल है। तो इससे क्या हो रहा है, इससे ये पता चल रहा है कि ये इंडक्शन द्वारा ये रॉड जो है, ये क्या किया, बस अट्रैक्ट कर लिया। मतलब चार्जेस को सेपरेट कर दिया। मतलब अट्रैक्ट कर लिया कि नहीं, अट्रैक्ट करके बस अपने साथ ले नहीं गया, लेकिन अट्रैक्ट करके सेपरेट जरूर कर दिया। तो दो तरीके से मतलब ये जो है ना अट्रैक्शन हो सकता है। लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मैंने यहाँ पे क्यों नहीं बोला, ग्रेविटेशनल फोर्स बोला लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं बोला, क्योंकि यहाँ पे चार्ज नहीं है बाबू, यहाँ पे चार्ज है ही नहीं। अगर मान लो यहाँ पे अगर पॉजिटिव चार्ज होता तो रिपल्सन होता, तो उससे तो अट्रैक्शन हो नहीं सकता था। लेकिन मान लो अगर निगेटिव चार्ज इस पे होता, तब अट्रैक्शन होता, क्योंकि निगेटिव पॉजिटिव में अट्रैक्शन होता है। लेकिन मैंने किस टॉपिक की बात की है, मैंने बात की है एक चार्ज होना चाहिए और दूसरा अनचार्ज होना चाहिए। तो ये दो तरीके हैं जिसके चलते अट्रैक्शन हो सकता है दो बॉडीज में। चलिए इसे नोट करिए और आज के कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ते हैं। पहले नोट कीजिए इसे। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द टुडेज गोल वेयर वी विल स्टडी द प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस इन डिटेल्स। देन लुक एट द बोर्ड। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस।
अब प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस को डिटेल में पढ़ना है हम लोगों को, तो कैसे पढ़ेंगे देखिए। पहले तो हम इसको जान लेंगे कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस में आते हैं, जिनको हमको डिटेल में डील करना है। और उसके बाद जानने के बाद नेक्स्ट पेज में मैं आपको बताऊंगा उसको डिटेल में। देखिए पहला ये होगा कि प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस में पहला है कि चार्जेस आर एडिटिव इन नेचर, मतलब चार्जेस को ऐड किया जा सकता है, एडिटिव इन नेचर। इसका रीज़न क्या है, ये है क्या, मैं इसको एक्सप्लेन करने वाला हूँ नेक्स्ट पेज पे। दूसरा देखिए सेकेंड पॉइंट, चार्जेस कैन नॉट बी क्रिएटेड nor be destroyed, this property is known as conservation of charge, इसको भी डिटेल में डील करने वाले नेक्स्ट पेज पे, ठीक है। थर्ड पॉइंट देखिए, चार्जेस आर क्वांटाइज्ड, इसको भी डिटेल में डील करेंगे। और जो फोर्थ पॉइंट है, चार्जेस आर इनवेरिएंट, चार्जेस आर इनवेरिएंट। ये 4 पॉइंट्स है जो हमको डील करना है बहुत डिटेल में, ठीक है। तो इसे नोट कीजिए। मैं नेक्स्ट चलता हूँ। मैं पहला जो प्रॉपर्टी है, पहला वो है एडिटिविटी ऑफ चार्जेस, मीन्स चार्जेज आर एडिटिव इन नेचर। यहाँ पे बोल सकते हैं कि चार्जेज आर एडिटिव इन नेचर, मतलब चार्जेस को हम जोड़ सकते हैं। क्यों भाई जोड़ सकते हैं, क्या है इसका रीज़न ये है कि चार्ज जो होता है स्केलर क्वांटिटी होता है। चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी, और स्केलर क्वांटिटी क्या करता है, फॉलो करता है सिंपल एडिशन। दैट फॉलोज सिंपल एडिशन। धैर्य रखिए, मैं आपको बता रहा हूँ आगे बहुत अच्छे से। चार्जेज आर एडिटिव इन नेचर, मतलब चार्जेस जो होता है एडिटिव, मतलब चार्जेस को ऐड कर सकते हैं। जैसे मैं देखिए फॉर एग्जांपल मैं दूँ आपको कि इफ़ एन नंबर ऑफ डिस्क्रीट चार्जेस आर प्रेजेंट, मान लीजिए एक बॉक्स है ये। इस बॉक्स में क्या है, +3 कूलम्ब है, -2 कूलम्ब है, +8 कूलम्ब है, -4 कूलम्ब है, +7 कूलम्ब है। अब ये मैं बोलूँ टोटल कितने हैं, मतलब नेट चार्ज बताइए, क्यू नेट बताइए। यहाँ पे इसमें क्यू नेट कितना है, एक बॉक्स है, अब इस बॉक्स के अंदर इतने चार्जेज हैं, ठीक है। ये चार्ज है, ये चार्ज है, ये चार्ज है, ये चार्ज है और ये चार्ज है। अब मैं बोलूँ क्यू नेट कितना है, तो क्यू नेट सिंपली आप जोड़ दीजिएगा। क्यू नेट जोड़ दीजिए कैसे, +3 कूलम्ब प्लस -2 कूलम्ब प्लस 8 कूलम्ब प्लस -4 कूलम्ब प्लस 7 कूलम्ब। ये सिंपली हो गया एडिशन। कितना हो गया ये हो गया 3 8 3 11 और 7 कितना हो गया 18 और ये हो गया -2 -4 -6 18 - 6 = 12 कूलम्ब। आया समझ में आपको। मतलब ये कह सकते हैं ना कि क्यू नेट जो होगा, क्यू नेट वो होगा Q1 जनरल प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस डैश 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 प्लस Qn। अब जनरली ये बोल सकते हैं, ये है एडिटिविटी ऑफ चार्जेस। चलिए इसे नोट कीजिए। इसमें कोई दिक्कत आपको, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, इसे नोट कीजिए। मैं सेकंड प्रॉपर्टी पे चलता हूँ। सेकंड प्रॉपर्टी होता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, अब कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या बोलता है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज ये बोलता है कि पहला कि टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम always remains conserved. Total charge of an isolated system always remains conserved. ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मैं इसको समझा रहा हूँ, पहले लिख लेने दीजिए मुझे, फिर आपको समझ में आएगा बहुत अच्छे से। टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑलवेज रिमेन्स कंजर्व्ड। ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट कि चार्ज कैन नाइदर
be created nor be destroyed but only can be transferred from one body to another body। अब कहने का मतलब क्या है, मैं आपको बहुत डिटेल में इसको समझाता हूँ। देखिए, मैं आपको दो एग्जांपल दूंगा, दो एग्जांपल आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, दो एग्जांपल क्लियर कर देगा। देखिए, पहला मैं बोला हूँ टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑलवेज रिमेन्स कंजर्व्ड। अब आपको समझना है यहाँ पे एक वर्ड का मतलब, आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब क्या होता है। आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब होता है कि एक ऐसा सिस्टम जो आइसोलेटेड हो, मतलब सेपरेट सिस्टम हो, उसके अंदर जो कहानी चल रही होगी ना, वो पूरी दुनिया से अलग होनी चाहिए। उसके अंदर की जो कहानी है ना, उसी के अंदर बंद होनी चाहिए। जैसे मैं फॉर एग्जांपल आपको दे रहा हूँ, फॉर एग्जांपल देखिए, मैं फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट दोनों का मतलब समझाता हूँ। पहला एग्जांपल देखिए, एग्जांपल नंबर वन, मान लीजिए एक बॉक्स है, एक बॉक्स जो है ना, ये एक आइसोलेटेड सिस्टम है। आइसोलेटेड सिस्टम है, किसी से नहीं जुड़ा हुआ, आइसोलेटेड सिस्टम है। इसमें 4 चार्जेज हैं। मान लीजिए एक +4 कूलम्ब है, ये है एक -2 कूलम्ब, ये है +3 कूलम्ब, और एक है -7 कूलम्ब। मान लीजिए ये चार्जेज है, ठीक है। अब क्या हुआ ना, मैं इस बॉक्स को क्या किया गया, बॉक्स को पकड़ के ऐसे हिला दिया, कुछ ऐसे हिला दिया, मतलब बॉक्स को कर, मतलब इसको क्या कर दिया, मैं हिला दिया, बॉक्स को हिला दिया, जस्ट हिला दिया, झकझोर दिया, पूरा पकड़ के ऐसे हिला दिया, ठीक है। तो हिलाने के बाद क्या होगा, ये सब आपस में टकराएंगे ना, ये इसमें टकराएगा, ये इसमें टकराएगा, मतलब सब आपस में एक दूसरे के आपस में सब टकराने वाले हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपस में जब टकराएंगे तो क्या होगा, आपस में टकराएगा तो ये होगा, आपस में टकराने के बाद कि हो सकता है, तो क्या हो सकता है, मतलब मैं यहाँ पे बोला हूँ कि चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट ओनली कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। चार्ज को ना हम बना सकते हैं, ना चार्ज को हम बर्बाद कर सकते हैं, लेकिन चार्ज को एक बॉडी से दूसरे बॉडी पे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ये इसमें अगर टकराएगा तो हो सकता है इसका चार्ज इस पर ट्रांसफ़र हो जाए, या इसका चार्ज इस पर ट्रांसफ़र हो जाए, या इसका चार्ज इस पर ट्रांसफ़र हो जाए, लेकिन जो टोटल चार्ज रहेगा, हाँ, इसके अंदर टोटल चार्ज रहेगा वो उतना ही रहेगा जितना पहले था। तो देखिए यहाँ पे मैं बता रहा हूँ पहले कितना था, मतलब इनिशियली, ये इनिशियल सिचुएशन है ना, ये इनिशियल सिचुएशन है। इनिशियल सिचुएशन में क्यू नेट कितना है, क्यू नेट आप बताइए, क्यू नेट कितना है इनिशियल सिचुएशन में, मतलब टोटल चार्ज है कितना है, 4 3 7 और -2 कूलम्ब और -7 कूलम्ब, कितना हुआ, -2 कूलम्ब और -7 कूलम्ब कितना हुआ, ये हुआ 7 कूलम्ब, और ये हुआ -9 कूलम्ब, मतलब -2 कूलम्ब हुआ, 7 कूलम्ब फिर -9 कूलम्ब, 9 कूलम्ब कितना हुआ, ये हो गया आपका -2 कूलम्ब, मतलब -2 कूलम्ब चार्ज इसमें टोटल चार्ज है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्या हुआ, अगर इसको हिलाने के बाद, हिला दिए, उसके बाद क्या होगा, हो सकता है कि ये चारों चार्जेज हैं, ये हो सकता है कि इसका चार्ज कुछ इसमें ट्रांसफ़र हो गया, ये हो गया +2 कूलम्ब और ये हो गया +5 कूलम्ब, और मान लीजिए इसका चार्ज कुछ इसमें ट्रांसफ़र हो गया, तो ये हो गया -4 कूलम्ब, ये हो गया, और ये हो गया -5 कूलम्ब, -5 कूलम्ब। लेकिन ये क्या हुआ, सब मतलब सबके चार्जेस चेंज हो गए कि नहीं, सबके चार्जेस चेंज हो गए कि नहीं, लेकिन फाइनल सिचुएशन में देखिए क्यू नेट कितना होता है, क्यू नेट कितना होता है फाइनल सिचुएशन में। फाइनल सिचुएशन में जो है क्यू नेट कितना हो रहा है, क्यू नेट उतना ही हो रहा है, 5 2 7 और ये 5 4 9, मतलब 7 - 9 यहाँ पर भी हो रहा है, 7 - 9 = -2 कूलम्ब, -2 कूलम्ब। मतलब क्या हुआ, मेरे बताने का तात्पर्य क्या है, मेरे कहने का तात्पर्य यही है कि चाहे आइसोलेटेड सिस्टम में कुछ भी हो जाए, चाहे भूकंप आ जाए, लेकिन जो टोटल चार्ज जो पहले था ना और टोटल चार्ज बाद में था वो चेंज हो जाएंगे, लेकिन इंडिविजुअल का हम जिम्मा नहीं ले सकते। इंडिविजुअल जो चार्ज है वो चेंज हो सकता है, लेकिन टोटल जो चार्ज है जो पहले जितना था उतना ही रहेगा। अब मैं आपको एक और बताता हूँ, नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स कितने थे पहले, मतलब नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स 4 थे। यहाँ पे नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स 1 2 3 4, नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स 4 पहले थे। अब नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स कितने हैं, अब भी 4 ही हैं। नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स कितने हैं, अब भी 4 ही हैं। मतलब आप यहाँ पे कह सकते हो कि यहाँ पे चार्ज भी कंजर्व्ड है, यहाँ पे बोल सकते हो आपकी चार्ज इज कंजर्व्ड एंड नंबर ऑफ पार्टिकल इज ऑल्सो कंजर्व्ड, नंबर ऑफ पार्टिकल इज ऑल्सो कंजर्व्ड, मतलब चार्ज भी कंजर्व्ड है और नंबर ऑफ पार्टिकल भी कंजर्व्ड है। मतलब 4 पार्टिकल पहले था, 4 पार्टिकल बाद में भी है। चार्ज पहले -2 कूलम्ब था, बाद में भी
-2 कूलम्ब है, लेकिन अंदर का चार्ज का जीवन नहीं ले सकता। अंदर जो सिस्टम के अंदर जो है ना, अंदर सिस्टम के अंदर जो है ना घूस पूछ हो सकता है, लेकिन पूरा जो सिस्टम है ना, पूरा सिस्टम जितना पहले था उतना ही सिस्टम का मतलब बाद में चार्ज है। ठीक है, चलिए इस नोट कीजिए। मैं सेकंड एग्जांपल देता हूँ, बहुत अच्छे से फिर समझ में आएगा आपको। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 2 आपको बहुत अच्छे से सिखाएगा। मान लीजिए एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन है। न्यूट्रॉन ये क्या होता है, टूट कर बन जाता है प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन। एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, NCERT का एक जनरल एग्जांपल था, मैं एक NCERT का एग्जांपल देता हूँ। न्यूट्रॉन जो है ये टूट कर बन जाता है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। न्यूट्रॉन को ऐसे ही रिप्रेजेंट किया जाता है, क्योंकि न्यूट्रॉन का ये रिप्रेजेंटेशन का मतलब वो इस पर चार्ज 0 है। न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है, इसलिए प्रोटॉन पॉजिटिव होता है तो प्रोटॉन को ऐसे रिप्रेजेंट किया, इलेक्ट्रॉन निगेटिव होता है तो इलेक्ट्रॉन को ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, अब देखिए मैं यहाँ पे बोलूँ कि क्यू नेट बताइए, यहाँ पे क्यू नेट बताइए। ये एक सिस्टम था, मतलब ये एक सिस्टम था, इसके अंदर ये था, इसके अंदर ये था। ठीक है ना, आइए वहीं उसी सिस्टम में इसी डब्बे के अंदर इसमें क्या होता है, कुछ मतलब अंदर ही अंदर कुछ इंटरनली होता है, जिसके चलते प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो अभी क्यू नेट कितना है, अभी क्यू नेट 0 है। अभी भी इस सिस्टम में क्यू नेट कितना है, अभी भी तो 0 ही है ना। 1 प्लस और 1 माइनस कितना बन के कितना हुआ, ये कितना है प्लस 1.6 × 10⁻19 कूलम्ब, और ये है -1.6 × 10⁻19 कूलम्ब। दोनों को ऐड करो, 0 आएगा क्यू नेट। दोनों चार्ज 0 है कि नहीं, ठीक है, मतलब चार्ज जो है कंजर्व्ड हो गया, इस सिस्टम के अंदर चार्ज जो है कंजर्व्ड हो गया। ठीक है, अब देखो फाइनल में क्या है। अब देखिए, अब नंबर ऑफ पार्टिकल की बात कर रहा हूँ मैं, तो नंबर ऑफ पार्टिकल पहले कितना था, पहले 1 था। अब नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं, अब नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो है 2 हो गए हैं। एक प्रोटॉन हो गया, एक इलेक्ट्रॉन हो गया, लेकिन पहले तो एक न्यूट्रॉन ही था, बस एक पार्टिकल था। मतलब यहाँ पे हम कह सकते हैं कि चार्ज इज कंजर्व्ड बट नंबर ऑफ पार्टिकल्स नॉट कंजर्व्ड। अब देखिए यहाँ पे मज़ा आने वाला है। चार्ज जो है यहाँ पे कंजर्व हो गया, लेकिन नंबर ऑफ पार्टिकल कंजर्व नहीं हुआ। लेकिन उसमें क्या था, वहाँ पे चार्ज कंजर्व हो जा रहा था, लेकिन नंबर ऑफ पार्टिकल्स कंजर्व नहीं हो पा रहे थे। इसीलिए मैं लिखाया था कि चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम, नेट चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑलवेज रिमेन्स कंजर्व्ड। मतलब ऑलवेज लिखाया था, देख लीजिए, पीछे जाकर ऑलवेज लिखा था। ऑलवेज क्यों लिखा था, क्योंकि हमेशा कोई भी आइसोलेटेड सिस्टम है उसका चार्ज हमेशा कांस्टेंट या कंजर्व्ड रहेगा ही तो रहेगा, मतलब कभी वो चेंज नहीं हो सकता। लेकिन नंबर ऑफ पार्टिकल्स का जीवन नहीं ले सकते। उस एग्जाम्पल में क्या था, नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो थे नंबर ऑफ पार्टिकल्स वो भी कंजर्व थे, लेकिन यहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिकल्स कंजर्व नहीं है। पहले नंबर ऑफ पार्टिकल्स 1 था, अब नंबर ऑफ पार्टिकल्स 2 हो गए। ठीक है ना, तो यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं, यहाँ पे एक नोट लिखिए। नोट में पहला पॉइंट ये लिखिए कि चार्ज इज ऑलवेज, मतलब टोटल नेट चार्ज, यहाँ पे लिख सकते हैं ऐसे कि नेट चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑलवेज रिमेन्स कंजर्व्ड। ठीक है, और दूसरा पॉइंट ये लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स मे और मे नॉट बी कंजर्व्ड। मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल्स कंजर्व हो भी सकते हैं, जैसे में उस एग्जाम्पल में हुआ, और कंजर्व नहीं भी हो सकते हैं, जैसे इस एग्जाम्पल में हुआ। तो ये दोनों पॉइंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, समझ लीजिए, कंक्लूजन है, इसे नोट करें। थर्ड प्रॉपर्टी जो है वो है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो थर्ड प्रॉपर्टी पढ़ने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप देख लीजिए, उस इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को जानना बहुत जरूरी है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखता हूँ, उसका जवाब दीजिए आप। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि विच ऑफ द फॉलोइंग, इतना में नहीं हटेगा, यहीं पे लिखता हूँ, यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फंडामेंटल पार्टिकल। ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, और डी नंबर में ऑल ऑफ द एबव, एओटा, ऑल ऑफ द एबव। ठीक है, अब बताओ इस क्वेश्चन का आंसर दो, फटाक से इस क्वेश्चन का आंसर दो, मज़ा आने वाला है। फटाक से इस क्वेश्चन का आंसर दो, बताओ कौन सा होगा। कौन कौन बोल रहे हैं ऑप्शन ए, और कौन कौन बोल रहे हैं ऑप्शन बी, और कौन कौन बोल रहे हैं ऑप्शन डी। क्या लगता है, ऑप्शन डी होगा आंसर? मुझे तो यही लग रहा है ऑप्शन डी होगा। फंडामेंटल पार्टिकल, मैंने आपसे पूछा कौन सा इसमें फंडामेंटल पार्टिकल है, तो कौन सा आंसर होगा, ऑप्शन डी।
बताइए कौन सा ऑप्शन होगा? ये ऑप्शन गलत है, ऑप्शन डी नहीं होगा, ऑप्शन ए होगा। क्यों होगा मैं आपको समझाने वाला हूँ, बहुत अच्छे से समझाने वाला हूँ, बहुत अच्छे से समझाने वाला हूँ आपको कि क्यों होने वाला है ये इलेक्ट्रॉन जो है फंडामेंटल पार्टिकल क्यों है। चलिए देखिए यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ। अब फंडामेंटल पार्टिकल का मतलब क्या होता है? फंडामेंटल ये जो शब्द है इस पे आप गौर कीजिए कि फंडामेंटल का मतलब क्या होता है। फंडामेंटल का मतलब होता है कि बेसिक यूनिट को फंडामेंटल बोला जाता है। जैसे मैं आपने बायो में पढ़ा होगा कि सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, सेल इज़ द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, क्योंकि सेल से छोटा जो है ना एग्जिस्ट ही कुछ नहीं कर सकता। अगर सेल में से कुछ भी निकाल के फेंक देना तो सेल ही नहीं रहेगा, वो मर जाएगा। मतलब सेल जो है हमारे बॉडी को बनाता है, एक एक सेल मिलियंस ऑफ सेल जो है ना एक के ऊपर एक के ऊपर एक साइड वाइज मिल के हमारे बॉडी को बनाया है। वैसे ही फंडामेंटल पार्टिकल कौन सा है? इसमें इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है कि न्यूट्रॉन है। मतलब फंडामेंटल पार्टिकल का मतलब कि उसका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होना चाहिए और वो सबसे छोटा होना चाहिए, उससे छोटा कुछ पॉसिबल ही नहीं है। इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होना चाहिए, मतलब फंडामेंटल पार्टिकल को बोल सकते हैं आपकी उसका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होना चाहिए, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होना चाहिए। और दूसरा कि स्मॉलेस्ट यूनिट होना चाहिए, स्मॉलेस्ट यूनिट, मतलब उससे छोटा कुछ पॉसिबल नहीं है, उससे छोटा, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, उससे छोटा पॉसिबल नहीं, पॉसिबल नहीं, पॉसिबल नहीं। तो देखो मैं बोला इलेक्ट्रॉन को फंडामेंटल पार्टिकल क्यों बोला, चलिए रीजन देता हूँ आपको मैं, और रीजन बहुत ही तगड़ा है। कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखिए, रटिए मत किसी भी चीज़ को। कॉन्सेप्ट और थ्योरी आपको अगर अच्छे से आएगा तो कोई भी न्यूमेरिकल सवाल सोल्व हो जाएगा। देखिए आप पहले देखिए इलेक्ट्रॉन कैसे फंडामेंटल पार्टिकल है। मैं बात बता रहा हूँ आपको कि इलेक्ट्रॉन जो है ना, इलेक्ट्रॉन इसका होता है इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, मतलब इसको आप बाहर निकाल दीजिए ये अकेले एग्जिस्ट कर जाएगा, ठीक है। इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होता है, और ये जो होता है ना इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होता है, और इसका काम क्या होता है इलेक्ट्रॉन का कि ये ट्रांसफ़र होता है, ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएशन ऑफ चार्ज, इज रेस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएशन ऑफ चार्ज, क्रिएशन ऑफ चार्ज, मतलब इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफ़र से चार्ज का क्रिएशन होता है। मतलब क्या होता है इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है तभी तो ट्रांसफ़र होकर कहीं चला जा रहा है। लेकिन आपने कभी सुना है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को निकाल दे? जैसे में देखिए ये अपना ऑर्बिट है, ठीक है, ये अपना है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, मतलब न्यूक्लियस है, इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। लेकिन इलेक्ट्रॉन कहाँ होते हैं? यहाँ पे होते हैं। इलेक्ट्रॉन कहाँ होते हैं? यहाँ पे होते हैं। इलेक्ट्रॉन कहाँ होते हैं? यहाँ पे घूम रहे होते हैं। इलेक्ट्रॉन यहाँ पे घूम रहे होते हैं, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे घूम रहे होते हैं, ठीक है। तो ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इसमें जो होता है ना न्यूक्लियस के अंदर लगता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की वजह से ना प्रोटॉन को हम निकाल सकते हैं न्यूक्लियस से बाहर, ना न्यूट्रॉन को निकाल सकते हैं न्यूक्लियस से बाहर, ना प्रोटॉन को निकाल सकते हैं न्यूक्लियस से बाहर, ना न्यूट्रॉन को निकाल सकते हैं न्यूक्लियस से बाहर। लेकिन इलेक्ट्रॉन जो है ना, इलेक्ट्रॉन और इस न्यूक्लियस के बीच की दूरी बहुत ज़्यादा होती है, जिसके चलते क्या होता है, जिसके चलते न्यूक्लियर फोर्स होता है वीक पड़ जाता है और इलेक्ट्रॉन को हम निकाल देते हैं। इलेक्ट्रॉन को कहाँ से निकालते हैं? हमेशा आउटर ऑर्बिट से निकालते हैं। आपने पढ़ा होगा ना आयोनाइजेशन एनर्जी पीरियोडिक टेबल में, ठीक है ना। तो हमेशा आउटर मोस्ट ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन को हम निकाल सकते हैं, समझ में आ रहा है ना। इलेक्ट्रॉन को निकाल सकते हैं लेकिन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को नहीं निकाल सकते। इसीलिए जो होता है ना इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफ़र से ही चार्ज का क्रिएशन होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ट्रांसफ़र नहीं होता। न्यूट्रॉन भी ट्रांसफ़र होकर क्या करेगा? न्यूट्रल है, लेकिन प्रोटॉन जो है चार्ज है, अगर ये ट्रांसफ़र होता तो पॉजिटिव चार्ज का क्रिएशन हो जाता, लेकिन इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफ़र से निगेटिव चार्ज का क्रिएशन होता है। समझ में आ रहा है ना, निगेटिव पॉजिटिव चार्ज दोनों का क्रिएशन हो जाता है इससे, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफ़र से। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट में ये बताने वाला हूँ। अब इलेक्ट्रॉन का इंडिपेंडेंट रेजिस्टेंस होता है और इसके मतलब ट्रांसफ़र से क्रिएशन होता है चार्ज का। अब देखिए नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन, अब देखिए प्रोटॉन का, प्रोटॉन जो होता है ना और ये जो होता है ना इससे छोटा कोई पॉसिबल नहीं है, ये स्मॉलेस्ट होता है, इससे छोटा कोई पॉसिबल नहीं है। इलेक्ट्रॉन से छोटा कुछ भी पॉसिबल नहीं है, नथिंग इज पॉसिबल स्मॉलर देन इलेक्ट्रॉन। अब देखिए यहाँ पे प्रोटॉन जो होता है, प्रोटॉन ये जो होता है ना ये कुछ ऐसा होता है, मतलब इसमें जो होता है ना ये बना होता है UUD, मतलब ये दो अप एंड वन डाउन क्वार्क से बना होता है, डाउन क्वार्क से, क्वार्क्स पार्टिकल से बना होता है। मतलब इसका भी फर्दर जो है ना, इसका भी फर्दर छोटा यूनिट है, तो इसका फर्दर छोटा यूनिट है तो प्रोटॉन तो हुआ ही नहीं। मतलब प्रोटॉन कैसे बना सकता है किसी चीज़ को?
इलेक्ट्रॉन जो है इसका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है, तो ये हुआ फंडामेंटल। लेकिन प्रोटॉन जो है ये 2 अप और 1 डाउन क्वार्क से मिलकर बना हुआ है। 2 अप अगर और 1 डाउन क्वार्क से मिलकर अगर बना हुआ है ये तो किसी का बिल्डिंग ब्लॉक हो ही नहीं सकता, क्योंकि यही खुद किसी चीज़ से मिलकर बना हुआ है, तो ये तो पॉसिबल नहीं है, इसीलिए प्रोटॉन नहीं होगा। अब तीसरा देखिए, तीसरा होता है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन फंडामेंटल क्यों नहीं है? फंडामेंटल का मतलब इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस करे, ये भी इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट कर सकता है लेकिन मतलब अनस्टेबल हो जाएगा, लेकिन ये स्टेबल है। अब देखिए यहाँ पे ये बना है 2 डाउन प्लस 1 अप क्वार्क्स, अप क्वार्क्स पार्टिकल से, मतलब इसका भी जो है ना इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं है। ये भी जो है ना इंडिपेंडेंट अकेला एग्जिस्ट नहीं कर सकता, ये भी अकेला एग्जिस्ट नहीं कर सकता, क्योंकि इसमें 3 है ना भाई, ये 3 चीज़ से खुद मिलकर बना हुआ है। लेकिन इलेक्ट्रॉन कहाँ किसी से चीज़ का नहीं मिलकर बना, इलेक्ट्रॉन ही है बस, ये किसी चीज़ से नहीं मिलकर बना हुआ है। लेकिन प्रोटॉन न्यूट्रॉन किसी चीज़ का मिलकर बना हुआ है, खुद ये डिपेंड कर रहे हैं दूसरे किसी पे, तो ये इंडिपेंडेंट कहाँ से एग्जिस्ट करेंगे? ना प्रोटॉन ना न्यूट्रॉन इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस करेगा, क्योंकि ये खुद डिपेंड है डाउन और अप क्वार्क्स पे। लेकिन इलेक्ट्रॉन जो है किसी पे डिपेंड नहीं है, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है, इसलिए ये फंडामेंटल पार्टिकल। आया समझ में? एक बात आपको मैं यही समझाना चाहता हूँ कि बस आप ये ध्यान रखें कि फंडामेंटल पार्टिकल जो है इलेक्ट्रॉन है। बाकी ये रीजन ध्यान रखने का आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि इस रीजन की जरूरत नहीं है, ना आपके ये सिलेबस में है, ना क्वार्क्स आपके सिलेबस में है, ना ये रीजन सिलेबस में, ठीक है ना। सेकेंड पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मान लीजिए कि ये अपना हो गया न्यूक्लियस, ये कुछ ऑर्बिट्स हो गए, ठीक है। ये सेकेंड ड्राइंग करने आती है आप लोगों को? किसको आता है ड्राइंग करने बहुत अच्छे से? आता है कि नहीं ड्राइंग करने भाई? आता है सचमुच? मुझे तो नहीं लगता। चलो मैं आप लोग से अच्छा ड्राइंग करता हूँ। ये क्या बना दिया है? 3-3 गोला, एक गोले में 2 गोला, एक गोले में 2 गोला, एक गोले में 2 गोला, कोई बात नहीं, गोला ही है, क्या करना है। देखो यहाँ पे अब मैं आपको बताना क्या चाहता हूँ। मान लो कि ये कोई न्यूट्रल एटम है, न्यूट्रल एटम, ठीक है। अब देखो यहाँ पे न्यूट्रल एटम है कोई। अब न्यूट्रल एटम है तो न्यूट्रल एटम में क्या होता है? न्यूट्रल एटम में जितना एटॉमिक नंबर होता है, इतना भी छोटा लिखूंगा तो कैसे चलेगा, जितना एटॉमिक नंबर होता है ना वो होता है प्रोटॉन और वो होता है इलेक्ट्रॉन के बराबर। और जो न्यूट्रॉन का नंबर होता है, न्यूट्रॉन का नंबर वो होता है मास नंबर माइनस होता है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन ही समझ लीजिए, मास नंबर माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये हो गया, तो मान लीजिए कि अगर यहाँ पे 4 प्रोटॉन है प्लस 4 न्यूट्रॉन है, ठीक है। 4 प्रोटॉन है, 4 न्यूट्रॉन है, 4 प्रोटॉन है और 4 न्यूट्रॉन है इसमें, क्योंकि जितना प्रोटॉन होगा उतना न्यूट्रॉन होगा, ऐसा मतलब ज़रूरी नहीं है। 4 प्रोटॉन 4 न्यूट्रॉन मैं अपने से दे रहा हूँ, ठीक है। 4 प्रोटॉन 4 न्यूट्रॉन है तो मतलब 4 प्रोटॉन है तो इधर 4 इलेक्ट्रॉन भी होना चाहिए, 4 इलेक्ट्रॉन भी होना चाहिए, ठीक है। 4 इलेक्ट्रॉन भी होना चाहिए, ओके। देखिए क्योंकि न्यूट्रल एटम है तो जितना प्रोटॉन होगा उतना इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है। चलिए अब इसमें मैं क्या करता हूँ, छेड़छाड़ करने वाला हूँ। एक बार इलेक्ट्रॉन दूंगा और एक बार इलेक्ट्रॉन निकाल दूंगा, ठीक है। तब देखिए क्या चेंजेज आते हैं। मान लीजिए इसका इनिशियल मास था m0, इसका मास m0 है, ठीक है। इसका मास m0 है, इसका मास मान लीजिए, इसका मास कुछ इनिशियली मान लीजिए m2 है और इसका मास जो है मान लीजिए m1 है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अब मैं इसको क्या कर रहा हूँ, 1 इलेक्ट्रॉन दे रहा हूँ, 1 इलेक्ट्रॉन गिवन। मैं इसको क्या कर रहा हूँ, 1 इलेक्ट्रॉन दे रहा हूँ, जस्ट 1 इलेक्ट्रॉन दे रहा हूँ, ठीक है। अब 1 इलेक्ट्रॉन दूंगा तो कितना हो जाएगा? अब इसको क्या किया, मैं इसको 1 इलेक्ट्रॉन दिया, 1 इलेक्ट्रॉन दे रहा हूँ तो प्रोटॉन तो 4 ही रहेंगे, न्यूट्रॉन तो 4 ही रहेंगे, लेकिन इलेक्ट्रॉन का नंबर बढ़ जाएगा। पहले 4 था, अब 5 हो जाएगा, तो 5 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 1 2 3 4 5, ठीक है। लेकिन इलेक्ट्रॉन को मैं यहाँ पे ही क्यों लिखा भाई? मैंने इसके अंदर क्यों नहीं लिखा? इसलिए नहीं लिखा क्योंकि हमेशा आउटर मोस्ट ऑर्बिट में ही इलेक्ट्रॉन को ऐड किया जाता है, जिसको बुलाता है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। पीरियोडिक टेबल में पढ़ना आप लोगों को, ठीक है। देखिए आप तो 1 इलेक्ट्रॉन देने से क्या होगा? अब 1 इलेक्ट्रॉन देने से क्या होगा? 1 इलेक्ट्रॉन देने से यही होगा, क्या होगा? तो पहले ये देखिए उसके लिए क्या होगा, उसके लिए एक पॉइंट देखिए, समझिए इस पॉइंट को समझिए कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है ना, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन वो होता है 9.1 × 10⁻³ kg। और जो मास ऑफ प्रोटॉन होता है, मास ऑफ प्रोटॉन वो होता है 1.67 × 10⁻27 kg। मतलब कुछ ना कुछ तो मास होता है इलेक्ट्रॉन का।
कुछ ना कुछ मास तो होता है इलेक्ट्रॉन का। जब मास इलेक्ट्रॉन का होता है तो पहले m0 मास था, अभी m2 मास हो गया, तो मास बढ़ा कि नहीं, क्योंकि कुछ इलेक्ट्रॉन ऐड किए इसमें, तो मास बढ़ा कि नहीं, मास बढ़ा, मास बढ़ा। लेकिन यहाँ पे हुआ क्या, इलेक्ट्रॉन ऐड करने से क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन ऐड करने से यही हुआ, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन ऐड करने से यही हुआ कि एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉन इसमें ज़्यादा हो गया। इलेक्ट्रॉन जब ज़्यादा हो गया तो देखा जाए यहाँ पे मास कितना हो जाएगा, मास m2 जो है ये m0 से ज़्यादा हो गया, क्योंकि एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बढ़ा। पहले 4 इलेक्ट्रॉन था, 5 इलेक्ट्रॉन था, 4 इलेक्ट्रॉन था, तब 4 इलेक्ट्रॉन का मास था, अब 5 इलेक्ट्रॉन हो गया तो 5 एक और इलेक्ट्रॉन का मास ऐड हो गया, तो मतलब मास बढ़ गया, m2 ज़्यादा हो गया m0 से, ठीक है। तो एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया। जब एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, अब इधर देखिए, यही पॉइंट्स इधर देखिए, फिर मैं और आगे लिखूंगा उधर। देखिए अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे मान लीजिए कि एक इलेक्ट्रॉन मैंने रिमूव कर दिया, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया, तो प्रोटॉन पे तो और न्यूट्रॉन पे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, वो तो वैसे ही रहेगा, ये तो वैसे ही रहेगा। लेकिन एक इलेक्ट्रॉन हमने अगर रिमूव कर दिया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि रिमूवल जो है हमेशा आउटर मोस्ट ऑर्बिट से किया जाता है, इसको बुलाता है आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है ना, इसलिए मैंने आउटर मोस्ट ऑर्बिट से रिमूव किया, ठीक है। अब इसका मास m1 है। अब एक इलेक्ट्रॉन जब रिमूव कर दिया मैंने इसमें से, तो ये बना। अब एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करने से क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करने से ये हुआ कि मास जो है डिक्रीज कर गया, मतलब यहाँ पे शॉर्टेज ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, शॉर्टेज ऑफ इलेक्ट्रॉन, शॉर्टेज ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, मतलब मास जो m1 है ये कम हो जाएगा m0 से, मास m1 है m0 से कम हो जाएगा। अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट मैं यहाँ बताता हूँ, फिर यहाँ बताऊँगा। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये होगा कि जो यहाँ पे जो है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होगा ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वो ज़्यादा होगा नंबर ऑफ प्रोटॉन से, नंबर ऑफ प्रोटॉन से ज़्यादा होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये कौन सा चार्ज होगा, ये निगेटिवली चार्ज हो जाएगा, निगेटिवली चार्ज हो जाएगा। चार्ज तो होगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन ऐड किए हैं, लेकिन निगेटिवली चार्ज हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन ज़्यादा होगा यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। बुझा रहा है, कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं, ये तो आसान है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन 3 है, प्रोटॉन 4 है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन ज़्यादा होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से, तो ये हो जाएगा पॉजिटिवली चार्ज, पॉजिटिवली चार्ज, ठीक है। आया समझ में आपको? तो चलिए इसे नोट कीजिए, मैं बस इतना ही बताया था आप लोगों को, इसे नोट कीजिए, मैं आगे चलता हूँ, नोट कीजिए फटाक से। तो आइए अभी नेक्स्ट देखते हैं थर्ड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज क्या होता है। तीसरा प्रॉपर्टी ये बोलता है कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज होता है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है, आप ये देखिए, पहले मैं लिख लेता हूँ, उसके बाद समझाऊंगा। चार्ज इज ऑल्सो क्वांटाइज्ड, also नहीं, charge is quantized because charge is produced by transfer of electron from one body to another body and electron is a fundamental particle. फ्रैक्शनल मतलब यहाँ पे लिख सकते हैं कि फ्रैक्शनल इलेक्ट्रॉन इज नॉट पॉसिबल, so fractional charge is also not possible, so fractional charge is also not possible। अब देखो मैंने ये क्या लिखा है, पहले इसे समझो, आप इसे समझो। मैंने लिखा हुआ है कि चार्ज इज क्वांटाइज, चार्ज जो है क्वांटाइज। अब क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब क्या होता है, मैं नेक्स्ट पॉइंट लिखूंगा, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा। बिकॉज चार्ज इज प्रोड्यूस्ड बाई, अब यहाँ से देखिए, बिकॉज चार्ज इज, चार्ज के बाद देखिए, चार्ज के बाद समझिए क्वांटाइजेशन छोड़िए अभी। चार्ज इज प्रोड्यूस्ड बाई ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये तो सही बात है भाई, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से चार्ज का प्रोडक्शन होता है फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी, ठीक है। एंड इलेक्ट्रॉन इज ए फंडामेंटल पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन फंडामेंटल पार्टिकल है। और मैं आपसे बोलूँ कि आधा इलेक्ट्रॉन पॉसिबल है, यहाँ पे एक क्वेश्चन देता हूँ कि हाफ इलेक्ट्रॉन इज पॉसिबल, नहीं भाई नहीं पॉसिबल है। क्या 3/4 इलेक्ट्रॉन पॉसिबल है, 3/4 इलेक्ट्रॉन इज पॉसिबल, नहीं पॉसिबल है। मैं बोलूँ 4 इलेक्ट्रॉन इज पॉसिबल,
हाँ तो आप बोलेंगे हाँ पॉसिबल है, क्या दिक्कत है इसमें, 4 इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं पॉसिबल, 4 इलेक्ट्रॉन एक होते हैं एटम में, हो सकते हैं 4 इलेक्ट्रॉन। क्या मैं बोले आपसे 1 इलेक्ट्रॉन पॉसिबल है, हाँ पॉसिबल है, ऐसे तो पॉसिबल है। लेकिन यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे क्या लिखा हूँ कि फ्रैक्शन इलेक्ट्रॉन इज नॉट पॉसिबल। फ्रैक्शन में इलेक्ट्रॉन पॉसिबल है, 1/8 3/4 पार्ट इलेक्ट्रॉन का पॉसिबल थोड़ा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन से छोटा अगर कुछ एग्जिस्ट कर जाएगा तो इलेक्ट्रॉन तो फंडामेंटल होगा ही नहीं। इसीलिए इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्रैक्शन में कभी भी पॉसिबल नहीं है, इसलिए फ्रैक्शनल चार्ज भी पॉसिबल नहीं है। अब कैसे पॉसिबल नहीं, अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट लिखता हूँ, समझ में आएगा कि फ्रैक्शनल चार्ज क्यों नहीं पॉसिबल है। ये होता है कि चार्ज इज, अब क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का असली मतलब जो है ये लाइन समझाएगा, चार्ज इज, अब यहाँ पे देखिए चार्ज इज क्वांटाइज्ड एज, चार्ज इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फ्री चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, फ्री चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, फ्री चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन फ्री इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन फ्री इलेक्ट्रॉन। अब देखिए यहाँ पे ये लाइन क्या बोलता है कि चार्ज इज क्वांटाइज, चार्ज जो है क्वांटाइज है, क्योंकि चार्ज जो है ना इंटीग्रल मल्टीपल है चार्ज ऑन फ्री इलेक्ट्रॉन पे। मतलब ये लिखा जा सकता है Q बराबर ±NE, चार्ज जो है इंटीग्रल मल्टीपल है, n जो है कोई इंटीजर होगा, और E जो है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है। मतलब यहाँ पे आप कह सकते हैं Q है वो चार्ज है जो आपको निकालना है, यहाँ पे n जो है वो इंटीजर है, कोई भी इंटीजर हो। इंटीजर का मतलब ये होता है ना कि 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, -4 हो सकता है, -5 हो सकता है, लेकिन कभी भी फ्रैक्शनल n जो है कभी भी कैनॉट बी फ्रैक्शन, कभी भी फ्रैक्शन नहीं हो सकता, कभी भी फ्रैक्शन नहीं हो सकता n का वैल्यू, क्योंकि n जो है इंटीजर है तो कभी फ्रैक्शन नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे n सच में बता क्या रहा है, n जो बता रहा है वो बता रहा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट और गेन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लूज कितना हुआ, गेन कितना हुआ। इस पर क्वेश्चन कराऊंगा तब आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो ये जो है एक इंटीजर है, और इंटीजर है इसीलिए फ्रैक्शन यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। तो फ्रैक्शन पॉसिबल नहीं है, कोई भी इंटीजर से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो चार्ज कितना आएगा, अगर 5 से मल्टीप्लाई करता है तो 5 ही आएगा, 4 ही आएगा, 3 ही आएगा, 2 ही आएगा। लेकिन कभी भी यहाँ पे अगर फ्रैक्शनल नहीं है, अगर ये इंटीजर है तो कभी भी ये फ्रैक्शनल में नहीं आएगा, -3/4 ही नहीं आएगा, -4/6 ही नहीं आएगा। तो इसीलिए जो चार्ज है वो इंटीग्रल मल्टीपल है चार्ज ऑन फ्री इलेक्ट्रॉन पे। और ई का वैल्यू क्या है यहाँ पे, ई का वैल्यू है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। आया समझ में आपको क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब क्या होता है। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब यही होता है कि जो चार्ज है वो इंटीग्रल मल्टीपल है चार्ज ऑन फ्री इलेक्ट्रॉन के, यही होता है। और इसका जो रीजन है ऊपर मैंने लिखा दिया है, तो पहले ऊपर से समझाया फिर नीचे लेकर आया आपको, ठीक है। आइए क्वेश्चंस के थ्रू कुछ सीखते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द मिनिमम पॉसिबल चार्ज। मिनिमम पॉसिबल चार्ज कितना हो सकता है, मतलब सबसे छोटा से छोटा चार्ज पॉसिबल है तो कौन सा चार्ज पॉसिबल है। तो देखिए चार्ज पॉसिबल के लिए हम निकाल सकते हैं Q = ±NE से। अब Q जो है +-NE होता है, ठीक है ना। अभी इस फार्मूला से हम निकाल सकते हैं, क्योंकि चार्ज पूछ रहा है तो चार्ज का फार्मूला रहेगा चार्ज Q = +-NE। अब देखिए अब यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम, Q = +-N × E, ठीक है, ये लिखा ना। अब क्या करना है हमको, इसको मिनिमम करना है, जो बोल रहा है वो कीजिए, सीधा जो सवाल में बोल रहा है वो फार्मूला लगाइए और वो कीजिए। इसको क्या करना है, हमको मिनिमम करना है, ठीक है, इसको मिनिमम करना है। इसको मिनिमम करने के लिए जाकर मेरा बेसिक मैथ जो है ना, बेसिक मैथ का लेक्चर देखिएगा, VVIP कॉन्सेप्ट्स करके एक लेक्चर है, उसमें मैं बताया हूँ कि अगर ऐसा मतलब कोई सवाल आ रहा है मिनिमम करने के लिए, मैक्सिमम करने के लिए, या इंक्रीज करने के लिए, डिक्रीज करने के लिए, डायरेक्टली या इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन, समझ रहे हैं ना, उससे बहुत सारा क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। देखिए अगर इसको मिनिमम करना है तो इसमें से हम क्या करें, इधर क्या छेड़खानी करें हम। अगर इधर कम करना है तो इधर कम करने के लिए क्या करें, इधर करने के लिए यही कर सकते हैं। ई जो है कांस्टेंट है, ई का वैल्यू होता है 1.6 × 10⁻19 कूलम, तो ई को तो नहीं छेड़ सकते हैं। इसको मिनिमम करना है तो ई को तो नहीं छेड़ सकते, ई कांस्टेंट है। ये बोल रहा है कि मानेंगे ही नहीं, पूरा ढीठ है, कह रहा है कि नहीं आप ना कम हो सकते हैं ना ज़्यादा हो सकता है, आप कुछ भी कर लो, मैं जैसा हूँ मैं वैसा ही रहूँगा। लेकिन एन जो है ये कुर्बानी दे देगा। एन बोलेगा ई से कि मैं कम हो जाता हूँ, क्योंकि एन जो होता है ना वो होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट और गेन। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट और गेन, ये 1 भी इलेक्ट्रॉन लॉस्ट हो सकता है, 2 भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 5 लाख भी हो सकता है, 5 करोड़ भी हो सकता है, ठीक है, ये हो सकता है ना। तो ये चेंजेबल है, मतलब ये वेरिएबल है, मतलब इसके मिनिमम करने से ये हो सकता है अगर इसको हम मिनिमम कर दे, ठीक है ना। तो देखिए एन बोलता है, एन बोलेगा क्यों से कि जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे, तुम दिन को अगर रात कहो रात कहोगे। मतलब मिनिमम जो है ना ये इसमें बदलना चाहता है, मिनिमम करने में लग जाएगा एन जो है इसको मिनिमम करने में लग जाएगा। मतलब जो तुमको हो पसंद वही काम करेंगे, मतलब अगर तुम मिनिमम करना चाहते हो तो चलो हम तुम्हारा हेल्प करते हैं मिनिमम करने में, ये बोल रहा है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे Q को मिनिमम करना है
तो क्या हो जाएगा, n का मिनिमम वैल्यू कितना हो सकता है, n का मिनिमम वैल्यू होता है 1 प्लस माइनस 1 ही, क्योंकि n मिनिमम कितना हो जाएगा, n मिनिमम होता है 1, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन जो है सबसे कम से कम एक इलेक्ट्रॉन का ही ट्रांसफ़र होगा, उससे ज़्यादा तो हो नहीं सकता है। अगर उससे ज़्यादा अगर करते हो तो मिनिमम नहीं होगा, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे क्यू मिनिमम कितना हो जाएगा, प्लस माइनस 1 ही, प्लस माइनस ही, ठीक है ना। तो मिनिमम पॉसिबल चार्ज जो पॉसिबल है वो इतना चार्ज पॉसिबल है। इसे आप शॉर्ट नोट्स में कृपया इसे लिख लें ऐसे, ठीक है ना। ये पूरा क्वेश्चन लिखने का जरूरत नहीं है, आप इसे याद रखिएगा, क्योंकि ये बहुत जगह यूज हो जाएगा। मैं अभी कूलम्ब्स लॉ पढ़ाऊंगा, इसका यूज करके दिखाऊंगा डायरेक्ट, ठीक है। देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग चार्जेज आर पॉसिबल, कौन सा चार्ज इसमें पॉसिबल है, पॉसिबल चार्ज कौन सा है। अब देखिए, मैं पॉसिबल चार्ज निकालने के लिए मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ आपको कि फॉर पॉसिबिलिटी ऑफ चार्ज, पॉसिबिलिटी ऑफ चार्ज, फॉर पॉसिबिलिटी ऑफ चार्ज, पॉसिबिलिटी ऑफ चार्ज निकालने के लिए आप क्या कीजिएगा, ये कीजिएगा क्यू इज इक्वल टू प्लस माइनस एन ही लगाइएगा चुपचाप, और लगाकर यहाँ पे एन जो है इंटीजर आना चाहिए। अगर एन इंटीजर आ रहा है, एन इंटीजर आ रहा है तो चार्जेस पॉसिबल है, नहीं तो नहीं पॉसिबल है। देखिए यहाँ पे लगाता हूँ, क्यू बराबर एन ही लगाइए, क्यू कितना है, क्यू है 2 ई, मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग चार्जेस आर पॉसिबल, मतलब ये चार्जेस दिए हुए हैं तो मतलब 2 ई है, इक्वल टू एन ई, मतलब एन का वैल्यू कितना आ गया 2, पॉसिबल है भाई, इंटीजर आ रहा है। अब देखिए यहाँ पे क्यू बराबर एन ही लगाइए, अब क्यू बराबर कितना आ रहा है, -3 बराबर एन ही आ रहा है। अब ई से ई गया, यहाँ पे एन का वैल्यू कितना आ रहा है -3, ये भी इंटीजर है, ये भी चार्ज पॉसिबल है, मतलब ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल है। अब देखिए यहाँ पे क्यू बराबर एन ही लगाइए, ये तो सीधा दिख रहा है नहीं पॉसिबल है, -4/3 ही है, -4/3 ई इक्वल टू एन ई है, ई से ई गया लेकिन एन का वैल्यू -4/3 आ रहा है, नहीं है पॉसिबल, नहीं है पॉसिबल ये, क्योंकि ये फ्रैक्शन आ रहा है इसलिए नहीं है पॉसिबल ये, ठीक है ना। अब देखिए 0.1 ही है, तो क्यू बराबर एन ई लगाइए, 0.1 ई इक्वल टू एन ई, ई से ई गया लेकिन एन का वैल्यू कितना आ रहा है 0.1, मतलब एन का वैल्यू आ रहा है 1/10, नहीं है पॉसिबल भाई, सही सी बात है, फ्रैक्शन आ रहा है तो कहाँ से पॉसिबल है, इंटीजर आना चाहिए ना। देखो यहाँ पे 0.1 कूलम्ब है, अब यहाँ पे कूलम्ब दे दिया, यहाँ पे ई था तो यहाँ पे क्यू इक्वल टू एन ही लगाइए, तो मतलब ये 1 कूलम्ब है, 1 इज इक्वल टू एन इंटू ई। अब एन इज अपन 1/e कीजिएगा तो कितना आएगा, ये 1 नहीं है भाई, 0.1 है ना, ये 0.1 है, ये ई है तो ई है तो 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम्ब, मतलब 0.1/1.6 इंटू 10⁻19 कूलम्ब। आ रहा है समझ में। अब 0.1 अपन इतना कीजिएगा तो जानते हैं कितना आएगा, इसको सोल्व कर दीजिए, इसको सोल्व करिएगा तो कैसे आएगा, इसको हटाइएगा तो गुना 10 आएगा नीचे, 1/1.6 इंटू 10⁻19 जो होता है ना, ये होता है 6.25 इंटू 10⁻18 होता है, अपन ये 10 का 10, ठीक है। इसे सोल्व कीजिएगा तो आ जाएगा, क्योंकि मैंने इसे इससे पहले सोल्व किया हुआ है और ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है और ये आपको आना भी चाहिए। तो एन का वैल्यू यहाँ से कितना हो जाएगा, एन का वैल्यू आप कैलकुलेट कीजिएगा, 10 यहाँ पे जाएगा, 10 यहाँ पे जाएगा, 10 का पावर 17 हो जाएगा। मान लीजिए इसको भी ला दीजिए, 10 कहाँ जाएगा, इसको भी लाइए तो ये जाएगा, अगर इतना 10 का पावर 15 हो जाएगा, मतलब 625 इंटू 10 का पावर 15। ये तो इंटीजर है, बहुत बड़ा इंटीजर है, 625 गुना 10 का पावर 15 एक इंटीजर है कि नहीं, बहुत बड़ा इंटीजर है, तो ये चार्ज पॉसिबल है। अब ये सवाल देखिए, ये क्वेश्चन करने के लिए हमको जाना पड़ेगा नेक्स्ट पेज पे। अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, इस क्वेश्चन को करते हैं, ठीक है। चलिए इसे पहले नोट कीजिए, फटाक से नोट कीजिए इसे। तो देखिए यहाँ पर भी क्यू इक्वल टू एन ही लगाइएगा आप। अब क्यू कितना दिया, 1.6 इंटू 10⁻20। अब एन इंटू 1.6 इंटू 10⁻19, ठीक है। अब एन अगर इंटीजर आ जाता है तो होगा 1.6 से 1.6 कटा, एन इक्वल टू कितना हो जाएगा 10⁻20 अपन 10⁻19, ठीक है। अब ये कितना आ जाएगा, अभी आपका आने वाला है 10⁻20 और ये हो जाएगा -19। अब ये हो जाएगा 10⁻- कितना हो जाएगा, -19 नहीं होगा, 10⁻+19 होगा, 10⁻-1 आ जाएगा, मतलब ये 1/10 आ गया, ठीक है। तो एन का वैल्यू अगर 1/10 आता है तो काहे का इंटीजर भाई, ये भी पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल, इम्पॉसिबल है। आया समझ में आपको? तो ये अगर इंटीजर आता है तभी पॉसिबल है, अगर एन फ्रैक्शन आता है तो पॉसिबल नहीं है। चलिए इसे नोट कीजिए। आइए नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोल रहा है कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन चार्ज ऑफ मैग्नीट्यूड 1 कूलम्ब। एक कूलम्ब चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स पॉसिबल होंगे। तो यहाँ पे क्यू बराबर एन लगाइए आप, क्यू इक्वल टू एन बोल रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज 1 कूलम्ब, मतलब क्यू कितना दिया है 1 कूलम्ब, ठीक है। अब एन मतलब इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन, तो एन पूछ रहा है, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन, यही तो होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, यही तो होता है एन, इंटू ई का वैल्यू होता है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम्ब, ठीक है। अब देखिए यहाँ से कूलम्ब से कूलम्ब गया, ठीक है। अब एन का वैल्यू आ गया, एन कोई नंबर होगा इसलिए कूलम्ब से कूलम्ब यूनिट कट गया, 1/1.6 इंटू 10⁻19, ठीक है। अब देखिए आप इसको अगर कीजिएगा तो कितना आएगा, ये सोल्व करके आएगा आपका, ये तो 10 चला जाएगा ऊपर और ये ऊपर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 10⁻20, मतलब ये अगर ऊपर चला गया तो कितना हो जाएगा, ये ऊपर जाने के बाद आपका हो जाएगा
मान लीजिए ये हो जाएगा आपका, बता रहा हूँ मैं, 10⁻16 इंटू 10⁻19 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए अब एक क्या करेंगे, यहाँ से जीरो एक यहाँ पे लेंगे, ठीक है। ये 100 हो जाएगा इंटू 10⁻18 हो जाएगा, अपन ये 16 हो जाएगा, क्योंकि एक मैं जीरो यहाँ से लिया तो एक तो ये घट गया तो ये 18 हो गया, और एक जीरो यहाँ चल गया तो ये 100 हो गया, ठीक है। आप यहाँ से कटा दो, यहाँ से आप कटाओगे ना तो ये आएगा 6.25, मतलब 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। तो आप इसे रट लो, इस पॉइंट को रट लो इस पॉइंट को, इसको याद होना चाहिए आपको पूरा, मतलब याद होना चाहिए, मुजबानी याद होना चाहिए कि ये चार्ज ऑफ मैग्नीट्यूड 1 कूलम, मैग्नीट्यूड 1 कूलम का मतलब -1 कूलम भी हो सकता है, मतलब मैग्नीट्यूड मैं बोल रहा हूँ या 1 कूलम, दोनों है, समझ रहा है ना। मतलब मैग्नीट्यूड 1 कूलम बोला मतलब -1 कूलम भी हो सकता है, 1 कूलम भी हो सकता है, मतलब ऐसा बोलो ये चार्ज ऑफ -1 कूलम में इतना ही इलेक्ट्रॉन होगा, ये चार्ज ऑफ 1 कूलम में इतना ही इलेक्ट्रॉन होगा, लेकिन मैग्नीट्यूड लिख दिया मतलब दोनों का बात कर रहा है। ये चार्ज ऑफ मैग्नीट्यूड 1 कूलम कंटेंस कितना इलेक्ट्रॉन, 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। ये रटे होना चाहिए आपके पूरे दिमाग में होना चाहिए, पूरा रटा हुआ, कभी मैं पूछूँ तो आप कभी बता दें, ठीक है ना। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोल रहा है कि एक कंडक्टर हैज़ 14.4 इंटू 10⁻19 कूलम पॉजिटिव चार्ज। मतलब पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या हुआ, एक कंडक्टर है जिसमें इतना पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज का मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से लॉस हुआ, इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ मतलब इलेक्ट्रॉन शॉर्ट होगा, इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ मतलब इलेक्ट्रॉन शॉर्ट होगा, इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो शॉर्ट वाला आंसर होगा। तो एक्सेस वाला तो काट ही दीजिए, एक्सेस वाला काट दीजिए। ये तो ऑप्शन एलिमिनेशन टेक्निक हो गया है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज बोल रहा है मतलब इलेक्ट्रॉन लॉस बोल रहा है। अब वो रहता कंडक्टर है, मतलब कंडक्टर के पास कितना इलेक्ट्रॉन होगा, अब कितना इलेक्ट्रॉन होगा, इसमें भी क्यू बराबर एन ही लग जाएगा। अब क्यू कितना है, क्यू देखिए आप 14.4 इंटू 10⁻19 और एन इंटू ई का वैल्यू हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻19। अब यहाँ पे कर दीजिए, एन का वैल्यू निकालिए, 14.4 इंटू 10⁻19 ये हो जाएगा 14.4 अपन ये 1.6 इंटू 10⁻19। ये कटाइए, ये जीरो से एक जीरो गया, यहाँ पे 16 9 144 होता है, ठीक है ना। टेबल भी याद होना चाहिए, तब फटाक से कर लीजिएगा, नहीं तो कटाते डिवाइड करते रह जाएगा। एन होगा, अब एन बराबर 9 इलेक्ट्रॉन शॉर्ट, मतलब 9 इलेक्ट्रॉन इन शॉर्ट होगा। 27 तो आया नहीं, 9 आया, इसीलिए 9 इलेक्ट्रॉन इन शॉर्ट। इसे नोट कीजिए। देखिए क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन ये बोल रहा है कि इफ बॉडी हैज़ पॉजिटिव चार्ज ऑन इट मीन्स इट हैज़, मतलब किसी बॉडी में पॉजिटिव चार्ज कब आता है, पॉजिटिव चार्ज तब आता है जब हम इलेक्ट्रॉन को लूज कर देते हैं। तो इलेक्ट्रॉन को लूज करने के बाद पॉजिटिव चार्ज आता है, और जिसको इलेक्ट्रॉन देते हैं वो निगेटिवली चार्ज हो जाता है, तो ये लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, क्योंकि ये बॉडी ने क्या किया है, लूज किया इलेक्ट्रॉन, तभी जाकर ये पॉजिटिव चार्ज हुआ है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि व्हेन 10⁻14 इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव्ड फ्रॉम ए न्यूट्रल एटम, मतलब एन का वैल्यू दिया हुआ 10⁻14 और इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया गया है, मतलब रिमूव किया गया मतलब पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा ना, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। देन द चार्ज ऑन द स्फीयर बिकम्स, देन द चार्ज ऑन द स्फीयर बिकम्स, तो चार्ज ऑन द स्फीयर कैसा होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा, लेकिन कुछ वैल्यू आएगा, तो पॉजिटिव चार्ज होगा तो निगेटिव तो पहले ही काट दीजिए आप, निगेटिव तो आंसर होगा ही नहीं, नेगेटिव तो आंसर होगा ही नहीं। अब देखिए यहाँ पे, अब देखिए चार्ज निकालना है तो क्यू बराबर एन ही लगाइए आप। क्यू कितना है, क्यू निकालना है आपको, कितना क्या है 10⁻14 इंटू ई का वैल्यू होता है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। अब देखिए यहाँ पे इसको कर दीजिए, कितना होगा, ये हो जाएगा 1.6 इंटू ये हो जाएगा 10⁻−5, इतना आंसर आ जाएगा 1.6 इंटू 10⁻−5। इसको क्या लिख सकते हैं, इसमें माइक्रो कूलम में दिया होता है। माइक्रो का कितना फैक्टर होता है, माइक्रो जो होता है आपको मैं बताया हूँ बेसिक मैथ्स में, जो मैं बेसिक मैथ्स अभी क्लास 11 का ले रहा हूँ उसमें बताया हूँ मैं कि माइक्रो जो होता है ना 10⁻6 को बुलाता है, माइक्रो का फैक्टर 10⁻6 का होता है। यहाँ पे 10⁻6 कैसे बनाया जाए, कैसे ही बनाया जाए, मतलब इसको कर सकते हैं हम 10/10 कर देंगे, 10/10 कर देंगे तो आ जाएगा। अब इसको इससे यहाँ पे करें तो ये 16 हो जाएगा इंटू 10⁻6 हो जाएगा। कैसे, ये ऊपर चला जाएगा तो -6 और 10 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यहाँ पे 16, मतलब ये आ गया आपका आंसर 16 माइक्रो कूलम। चलिए इसे नोट कीजिए फटाक से। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द फोर्थ प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। अब देखिए चौथा प्रॉपर्टी क्या है चार्ज का। फोर्थ प्रॉपर्टी मैंने आपको बताया था कि चार्ज का जो नेचर होता है वो इनवेरिएंट होता है, मतलब चार्ज इज इनवेरिएंट इन नेचर, इनवेरिएंट इन नेचर। अब इनवेरिएंट का मतलब क्या होता है, मैं बता तो चुका हूँ आपको इनवेरिएंट होता है, लेकिन इनवेरिएंट का मतलब क्या है। इनवेरिएंट का मतलब है कि चार्ज डज नॉट डिपेंड्स अपॉन स्पीड एंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब इसका मतलब क्या होता है बता रहा हूँ। देखो मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको।
ये मान लो कि एक गाड़ी था, ठीक है, अभी ये रेस्ट पे है, अभी नहीं चल रहा है, इस पे प्लस 5 कूलम चार्ज है, ठीक है, प्लस 5 कूलम चार्ज है, और ये एक गाड़ी है, यही गाड़ी थोड़ा देर बाद क्या कर होता है, थोड़ा देर बाद ये मोशन में आ जाता है, मूव करने लगता है भी स्पीड से। तो बताइए अब कितना इस पर चार्ज होगा, वही गाड़ी है जिससे प्लस 5 कूलम चार्ज है, और अभी ये गाड़ी मोशन में आ गया, तो अब कितना कूलम उस पर चार्ज होगा, अभी भी 5 ही कूलम चार्ज होगा। कि कुछ जो चार्ज होता है ना इनवेरिएंट होता है, वो कभी भी डिपेंड नहीं करता स्पीड पे कभी भी डिपेंड ही नहीं करता। अभी 5 कूलम था, बाद में 5 कूलम रहेगा, ठीक है, अभी 5 कूलम था, बाद में 5 कूलम रहेगा, 10 कूलम रहेगा तो 10 ही कूलम रहेगा, 20 कूलम रहेगा तो 20 कूलम रहेगा। अगर मान लीजिए आप थोड़ा लॉजिकल सोचिए कि क्या मतलब चार्ज चेंज हो सकता है, क्या चार्ज चेंज हो सकता है क्या अभी मोशन में आने से किसी भी ऑब्जेक्ट के? नहीं हो सकता है। मेरे पे अभी 10 कूलम चार्ज है, अभी मैं दौड़ जाऊँ तो 10 कूलम से वो बदल जाएगा, 20 कूलम हो जाएगा, 9 कूलम हो जाएगा, नहीं होगा कभी भी, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे अब बोल रहा है कि चार्ज डज नॉट डिपेंड ऑन स्पीड, और दूसरा है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे नहीं डिपेंड करता है चार्ज। फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब कि मान लीजिए कि मैं अभी मान लीजिए चार्ज रखा हुआ है आपके छत पे, और मैं नीचे से देख रहा हूँ तभी प्लस 5 ही कूलम होगा, छत पे जाकर देखूँ तभी प्लस 5 ही कूलम होगा। मतलब फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब होता है कि कहाँ से आप देख रहे हो, मतलब फ्रॉम वेयर यू आर ऑब्जर्विंग, इसका मतलब ये होता है। समझ में आ गया ना? तो ये हुआ। अब देखिए ये तो हो गया। अब देखिए नेक्स्ट मैं आपको बताता हूँ डिफरेंस बिटवीन, ये हो गया, ये प्रॉपर्टी खत्म हो गया। अब आपको बताता हूँ डिफरेंस बिटवीन मास एंड चार्ज। मास और चार्ज में क्या डिफरेंस है, मास और चार्ज में डिफरेंस, मास और चार्ज में। मास देखिए, मास जो होता है ना ऑलवेज पॉजिटिव होता है, ऑलवेज पॉजिटिव होता है, ऑलवेज पॉजिटिव होता है। लेकिन जो चार्ज होता है कैन बी पॉजिटिव और निगेटिव, जीरो भी होता है लेकिन उसको दिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है ना। मास भी तो जीरो होता है, अगर नहीं एग्जिस्ट कर रहा है तो जीरो होगा, एग्जिस्ट कर रहा है तो नहीं होगा, ठीक है ना। मतलब ऑलवेज पॉजिटिव होगा, मास तो हमेशा पॉजिटिव होता है। अभी आज आपने कभी ये सुना है -5 kg, -10 kg, -25 kg? नहीं सुना है। आपने 5 kg सुना है, 10 kg सुना है, 25 kg सुना है, लेकिन -4 कूलम +5 कूलम ये सब तो सुना ही हुआ है, ठीक है। देखिए मास इज़ नॉट क्वांटाइज्ड, मास इज़ नॉट क्वांटाइज्ड, मास क्वांटाइज्ड नहीं है। अब देखिए बट चार्ज इज क्वांटाइज्ड, चार्ज इज क्वांटाइज्ड। इसका मतलब क्या है, आप ये कभी नहीं सुनिएगा कि -0.1 ही, 2/3, 4/7 ही, ये कभी नहीं सुनिएगा। लेकिन मास आप सुन सकते हैं 2.5 kg, 3.4 kg, 2/3 kg, 5/7 kg। समझ रहे हैं ना। मतलब मास जो होता है ना फ्रैक्शन में एग्जिस्ट कर सकता है, लेकिन चार्ज जो है फ्रैक्शन में एग्जिस्ट नहीं कर सकता है, बात ये है बस। समझ में आ गया। आप देखिए नेक्स्ट पॉइंट ये है कि मास इज़ वेरिएंट। मास जो होता है वेरिएंट होता है, लेकिन चार्ज जो होता है चार्ज वो इनवेरिएंट होता है, चार्ज इज़ इनवेरिएंट। मास वेरिएंट का मतलब ये होता है कि मास वेरिएंट का मतलब होता है कि मास जो होता है ना वो स्पीड डिपेंडेंट होता है। मास डिपेंड्स ऑन स्पीड, डिपेंड्स ऑन स्पीड। मास स्पीड पे डिपेंड करता है। कैसे डिपेंड करता है? मास जो होता है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड होता है। स्पीड बढ़ेगा तो मास भी बढ़ जाएगा, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे चार्ज जो होता है, चार्ज डज नॉट डिपेंड्स अपॉन स्पीड, स्पीड पे डिपेंड नहीं करता है, लेकिन यहाँ पे मास डिपेंड करता है। चलिए इसे नोट कीजिए। आइए एक और फिजिकल क्वांटिटी के बारे में पढ़ते हैं, उसके बाद कुछ क्वेश्चंस करेंगे। एक फिजिकल क्वांटिटी है स्पेसिफिक चार्ज। चार्ज तो पढ़ लिए हम, लेकिन स्पेसिफिक चार्ज देखते हैं। स्पेसिफिक चार्ज का क्या बिहेवियर होगा स्पीड के साथ। स्पेसिफिक चार्ज, अब स्पेसिफिक चार्ज होता क्या है? स्पेसिफिक चार्ज जो होता है ना SC, स्पेसिफिक चार्ज इज इक्वल टू होता है चार्ज अपॉन मास। चार्ज अपॉन मास, चार्ज हो गया Q, ये हो गया मास M, Q/m बोला जाता है, Q/m, चार्ज अपॉन मास होता है, ठीक है। देखिए मान लीजिए हम क्या करते हैं, स्पीड बढ़ाते हैं, स्पीड इंक्रीज करते हैं, तो चार्ज तो चेंज नहीं होगा, मतलब चार्ज जो होगा वो सेम होगा। चार्ज जो होगा स्पीड बढ़ाने से चार्ज में कोई चेंज नहीं होगा, चार्ज होगा सेम होगा, ठीक है। ये चार्ज होगा सेम होगा, ठीक है, चार्ज सेम होगा, लेकिन मास जो होगा ना वो बढ़ जाएगा, मास इंक्रीज करेगा। क्यों? क्योंकि मास जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड होता है, मैं इससे पहले आपको बता चुका हूँ। स्पीड बढ़ाने से चार्ज सेम होगा, क्योंकि चार्ज जो होता है इनवेरिएंट होता है, लेकिन मास होता है वेरिएंट होता है, इसीलिए स्पीड के साथ मास चेंज होगा। अगर मास बदलेगा, चार्ज कांस्टेंट रहा और मास बढ़ रहा है, चार्ज कांस्टेंट रहा, ये कांस्टेंट है और मास बढ़ रहा है, तो स्पेसिफिक चार्ज क्या होगा? कम होगा, क्योंकि इसको कांस्टेंट करने के लिए क्या हो गया,
ये रिलेशन क्या हो गया, ये रिलेशन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का हो गया। अगर ये कांस्टेंट है और ये बढ़ रहा है तो ये क्या होगा, ये घटेगा, मतलब स्पेसिफिक चार्ज डिक्रीज करेगा, स्पेसिफिक चार्ज डिक्रीजेस। अब बताइए यहाँ पे एक नोट पॉइंट देखिए अब इसी से रिलेटेड कि चार्ज डज नॉट डिपेंड्स अपॉन स्पीड, डज नॉट डिपेंड्स अपॉन स्पीड बट स्पेसिफिक चार्ज डिपेंड्स अपॉन स्पीड, डिपेंड्स अपॉन स्पीड not due to charge, not due to charge but due to mass, but due to mass। देखिए ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है। चार्ज है वो डिपेंड नहीं करता है स्पीड पे, लेकिन जो मास है वो डिपेंड करता है स्पीड पे। मास कैसे डिपेंड करता है स्पीड पे? मास तो डिपेंड करता है स्पीड पे, क्योंकि मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड होता है। स्पीड के बढ़ने से मतलब मास बढ़ जाता है, तो मास डिपेंड करता है जब स्पीड पे, और चार्ज डिपेंड नहीं करता है स्पीड पे। मतलब स्पीड बढ़ाने से चार्ज जो है वो कांस्टेंट रहेगा, लेकिन मास जो है बढ़ेगा। मास बढ़ने के चलते स्पेसिफिक चार्ज कम हो जाता है, और स्पेसिफिक चार्ज कम हो जाता है मतलब मास स्पीड इंक्रीज होने के चलते स्पेसिफिक चार्ज कम हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो स्पेसिफिक चार्ज होता है वो डिपेंड कर रहा है आपका मतलब स्पीड पे, ठीक है ना। नाउ लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्टेट ट्रू और फॉल्स। आपको ट्रू और फॉल्स बताना है। ये जो पांचों क्वेश्चन है ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, समझ लीजिए। ये 5 क्वेश्चन आपको समझ लीजिए, थ्योरी में मतलब जितना भी दिक्कत होगा उसको खत्म कर देगा। अब देखिए पहला क्वेश्चन बोल रहा है चार्ज ऑन ए बॉडी इज ऑलवेज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ सर्टेन चार्ज नोन एज चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। सही बात है। हम क्यू बराबर लिखते हैं NE, वही तो बोल रहा है। ये बोल रहा है कि चार्ज ऑन ए बॉडी मतलब ये क्यू इज ऑलवेज इंटीग्रल मल्टीपल मतलब n ऑफ सर्टेन चार्ज नोन एज चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन E। ट्रू। ये तो मैथमेटिकल को सीधा मतलब वो स्टेटमेंट में उतार दिया है, ठीक है ना। पहला हो गया। दूसरा देखिए चार्ज कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी एंड एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू चार्ज। भाई ये तो पूरा गलत है ना, क्योंकि आपको बताया क्या था? आपको बताया यही था कि चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। तो जब ना क्रिएट कर सकते हो ना डिस्ट्रॉय कर सकते हो तो एनर्जी में कैसे कन्वर्ट कर दोगे भाई? पूरी गलत है, खत्म। अब देखिए चार्ज ऑफ पार्टिकल इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन वेलोसिटी। गलत है ये, फॉल्स। क्योंकि चार्ज जो है इनवेरिएंट होता है, वो डिपेंड ही नहीं करता वेलोसिटी पे, ना वेलोसिटी पे डिपेंड करता है ना स्पीड पे डिपेंड करता है, इसलिए इंक्रीज नहीं होगा वेलोसिटी को बढ़ाने पे, ठीक है। देखिए नेक्स्ट, ए पार्टिकल हैविंग नॉन जीरो रेस्ट मास। ये समझिए नॉन जीरो मतलब कुछ है, मतलब जीरो नहीं है। नॉन जीरो का मतलब जीरो नहीं है, जीरो नहीं है, नहीं है, कुछ है, कुछ नंबर है, 5 है 10 है। ए पार्टिकल हैविंग नॉन जीरो रेस्ट मास का मतलब हुआ कि मास है। ए पार्टिकल हैविंग नॉन जीरो रेस्ट मास कैन हैव जीरो चार्ज। हाँ, न्यूट्रल पार्टिकल, कोई भी न्यूट्रल पार्टिकल को देखिए, कोई भी न्यूट्रल बॉडी को, न्यूट्रल बॉडी के पास क्या होता है? न्यूट्रल बॉडी के पास होता है मास होता है, लेकिन उसके पास चार्ज नहीं होता। वही ना बोल रहा है कि मास होगा लेकिन चार्ज नहीं होगा। इस स्टेटमेंट का मतलब क्या हुआ? मास होगा लेकिन चार्ज नहीं होगा, मास होगा लेकिन चार्ज नहीं होगा, मास होगा लेकिन चार्ज नहीं होगा, न्यूट्रल बॉडी है। अब देखिए ये बोल रहा है कि ए पार्टिकल हैविंग जीरो रेस्ट मास कैन हैव नॉन जीरो चार्ज। मतलब ये बोल रहा है कि एक ऐसा पार्टिकल जिसके पास मास ही नहीं है, क्या उसके पास चार्ज होगा? नहीं भाई, फॉल्स, हो ही नहीं सकता। ये ट्रू था, हो ही नहीं सकता। कोई भी पार्टिकल हो जिसके पास अगर मास नहीं है तो उसके पास चार्ज भी नहीं होगा। मैंने आपको बताया था ऑलरेडी इसे, ठीक है। चलिए नोट कीजिए इसे फटाक से। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए यूनिट ऑफ चार्ज। चार्ज का यूनिट कौन नहीं है इसमें? देखिए पहले का सॉल्यूशन। अब देखिए मैं आपको बताया था फैराडे जो होता है मतलब यूनिट ऑफ चार्ज होता है। स्टेट कूलम भी यूनिट ऑफ चार्ज होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट भी यूनिट ऑफ चार्ज होता है। कौन सा है? फैराड जो है यूनिट ऑफ कैपेसिटर है, यूनिट ऑफ कैपेसिटर है फैराड। समझ रहे हैं ना? इसमें कन्फ्यूजन ना हो, इसीलिए मैंने आपको ये क्वेश्चन कराया, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये समझना भी है बहुत अच्छे से। अब यहाँ पे श्योर चेक ऑफ प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेज, मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज प्रेजेंट है, इसका पता मतलब श्योरिटी कैसे होगा? श्योर कैसे होगा कि इलेक्ट्रिक चार्ज जो है प्रेजेंट है? मान लीजिए मैं हूँ और एक आप हैं, हम आपके पास आ रहे हैं, आप भी मेरे पास आ रहे हैं। मेरे आने से और आपके आने से क्या हो रहा है? अब जैसे आपके पास आ रहे हैं, अगर लेकिन अट्रैक्शन हो जाए तो ये आप कह सकते हैं कि हाँ हो सकता है मैं पॉजिटिव चार्ज था, ये मतलब हम दोनों अपोजिट चार्ज थे। हम ये पॉजिटिव होंगे तो आप निगेटिव, हम निगेटिव होंगे तो आप पॉजिटिव होंगे, तो हम लोग के बीच में अट्रैक्शन हो जाएगा, ठीक है ना। नहीं तो हो सकता है ग्रेविटेशनल फोर्स के थ्रू हम लोग के बीच में अट्रैक्शन हो। इन दो तरीक़ों से क्या होगा? अट्रैक्शन होगा। लेकिन अगर आपको श्योरिटी करना है कि रिपल्सन कब होगा, तो रिपल्सन तभी होगा जब हम लोग अपोजिट चार्ज होंगे। लेकिन रिपल्सन कब होगा? रिपल्सन तब होगा जब हम लोग सेम चार्ज होंगे, मतलब रिपल्सन तब होगा जब हम लोग सेम चार्ज होंगे। तो रिपल्सन होगा तब पता चलेगा कि हाँ, रिपल्सन से पूरा पता चलेगा कि हाँ ये यहाँ पे इलेक्ट्रिक चार्ज प्रेजेंट है। लेकिन अगर अट्रैक्शन हो रहा है तो अट्रैक्शन किस वजह से हो रहा है?
हो सकता है अट्रैक्शन इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से हो रहा हो, नहीं तो अट्रैक्शन जो है ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से हो रहा हो। तो ये अट्रैक्शन के 2 फैक्टर काम करता है, एक इलेक्ट्रिक फोर्स भी काम करता है जब अपोजिट चार्ज हो, और ग्रेविटेशनल फोर्स भी काम करता है अट्रैक्शन के लिए। तो ये तो सिक्योरिटी नहीं बताएगा कि किस वजह से हो रहा है, लेकिन इलेक्ट्रिक फोर्स के चलते आपको जानना है। तो रिपल्सन अगर हो जा रहा है तो पक्का इलेक्ट्रिक फोर्स है, इलेक्ट्रिक फोर्स वहाँ मौजूद है। अगर रिपल्सन हो रहा है तो पक्का इलेक्ट्रिक फोर्स मौजूद है वहाँ पे, ठीक है। तो रिपल्सन होगा, रिपल्सन बिटवीन 2 बॉडीज, ठीक है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मैं इतना ही कराया आपको। और आज का क्लास जो है मतलब थोड़ा सा लंबा जाएगा, 1 घंटा है ज़्यादा। कल मैं बहुत छोटा क्लास दिया था क्योंकि कल पहला क्लास था आप लोगों की क्लास का। मैं इतना ही बोलूँगा कि आप अच्छे से रिवाइज करते जाइए, मैं जो भी आपको पढ़ा रहा हूँ शॉर्ट नोट्स अच्छे से बनाते जाइए। शॉर्ट नोट्स कैसे बनाइएगा आप? शॉर्ट नोट्स ऐसे बनाइए कि जितना भी मतलब इंपॉर्टेंट थ्योरी है, कॉन्सेप्ट है, फॉर्मूला है, समझ रहे हैं ना। आपको लग रहा है कि कुछ क्वेश्चंस भी है ऐसा क्वेश्चन जो मतलब थ्योरी में नहीं कराया गया, तो उन क्वेश्चंस को आप कुछ पॉइंट डालकर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में लिख लें और बढ़िया से, बहुत बढ़िया से शॉर्ट नोट्स बनाए। क्योंकि जिस दिन अगर मतलब एग्ज़ाम का टाइम आएगा उसके 4-5 दिन पहले आप इतना पोथी नहीं पढ़ पाइएगा, आपको 2.5 अक्षर मतलब शॉर्ट नोट्स का ही पढ़ना पड़ेगा। तो मेरा एक हमेशा डायलॉग होता है इस पर कि पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया ना कोई, और 2.5 अक्षर शॉर्ट नोट्स का पढ़े सो पंडित होए। मतलब सिलेक्शन पाना है तो 2.5 अक्षर आपको बनाना पड़ेगा शॉर्ट नोट्स का, समझ रहे हैं ना। तो चलिए इससे पहले नोट कीजिए, फिर चलते हैं। और थैंक यू वेरी मच, फिर कल मिलेंगे आपसे।